चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज वेदा। ये कोर्स का नाम विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स है एंड हम यहाँ पर जो भी हमारे ऑन प्रेमाइसेस विंडोज सर्वर्स होते हैं उसमें क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हम लोग कर सकते हैं वो सारी हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं ऑन प्रेमाइसेस सर्वर स्ट्रक्चर को समझने से। सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारे पास ऑन प्रेमाइसेस सर्वर पड़े होते हैं हमारे कंपनीज के अंदर, जो सर्वर्स हमारे पास पड़े होते हैं उनका यूज कैसे किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, अब मान के चलिए कि आपके पास एक फिजिकल सर्वर है। जनरली क्या होता था कि पुराने टाइम में जब हमारे पास वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, उस टाइम पे क्या होता था, हमारे पास जो ये फिजिकल सर्वर्स हैं ऐसे ही बहुत सारी मशीन्स हमें रखनी पड़ती थी, क्योंकि हर एक मशीन का एक अपना ऑपरेशन होता था। हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास सर्वर है, मे बी ये सर्वर हमारे पास डेटाबेस सर्वर हो, उसी तरह से दूसरा ही कोई मशीन होगी या दूसरा कोई सर्वर होगा, तो मे बी वो सर्वर वेब सर्वर हो या एप्लीकेशन सर्वर हो। तो ये चीज यहां पर सोचने वाली बात थी। लेकिन जब से हमारे पास वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, हम लोग एक ही सर्वर का यूज करके मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स उसके ऊपर बना सकते हैं। एक ही सर्वर के ऊपर मल्टीपल मशीन्स को हम वहां पे बना सकते हैं, जैसे कि हमारे पास इस डायग्राम में दिख रहा है। राइट, तो चलिए इसको समझते हैं क्या है ये चीज। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मार्केट में जाएंगे, एक बहुत बड़ा सर्वर परचेज कर लेंगे। एक अच्छा खासा सर्वर जिसकी मैं यहाँ पर कुछ एक एस्टिमेशन लगा सकता हूँ कि यहाँ पे लेट्स से 256 GB रैम है। यहाँ पे हमारे पास 256 GB रैम हो गई। हमारे पास बहुत हाई क्वालिटी के प्रोसेसर्स हो गए यहाँ पे। राइट, जैसे Xeon प्रोसेसर्स हो गए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे Xeon प्रोसेसर्स लिख देता हूँ। एक अच्छी खासी हार्ड डिस्क या एसएसडी, तो यहाँ पे लेट्स से 10 TB की हमारे पास हार्ड डिस्क हो गई। तो ये सारी चीजें मैंने इस सर्वर में डलवा दी। ठीक है, अब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिजिकल सर्वर है। अब इसका अच्छे से उपयोग कैसे किया जाएगा, अच्छे से यूज कैसे किया जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सर्वर के ऊपर वर्चुअलाइजेशन को एनेबल करेंगे। वर्चुअलाइजेशन कैसे एनेबल होगी, या तो हमें इसको टाइप 1 हाइपरवाइजर बनाना होगा या टाइप 2 हाइपरवाइजर बनाना होगा। अब इसकी जो वीडियो है वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, जहां पे मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि टाइप 1 हाइपरवाइजर क्या होता है, टाइप 2 हाइपरवाइजर क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल टर्म्स में चलते हैं कि इस फिजिकल सर्वर के ऊपर हम लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। ये सिंपल टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन है। ठीक है, इस फिजिकल सर्वर के ऊपर हम लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। लेट्स से मैंने इसके ऊपर इंस्टॉल कर दिया सर्वर 2019। ये मैंने इसके ऊपर इंस्टॉल कर दिया एज दी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर या तो मैं VMware का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा या मैं Hyper-V का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपकी वर्चुअलाइजेशन को एनेबल करे, ठीक है, वो हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके सामने या Hyper-V या VMware का एग्जांपल लिया है, क्योंकि मार्केट के अंदर यही दो सॉफ्टवेयर हैं जो ट्रेंडिंग में है। वर्चुअल बॉक्स भी आता है, एप्पल के केस में पैरेलल्स भी आता है, लेकिन VMware और Hyper-V मोस्ट ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर हैं हमारे मार्केट के अंदर। राइट, तो हमारी क्लासेस में हम लोग Hyper-V का यूज करने वाले हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो VMware का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, अब इस Hyper-V या VMware सॉफ्टवेयर की बदौलत मैं अपने ही इस फिजिकल सर्वर के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना सकता हूं। अब ये वर्चुअल मशीन्स टोटली आइसोलेटेड रहेंगी, टोटली अलग रहेंगी, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा। मतलब ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगी। क्यों? क्योंकि हर एक वर्चुअल मशीन के पास इसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इसकी खुद की रैम होगी, खुद की हार्ड डिस्क होगी और खुद का प्रोसेसर होगा। ठीक है, ये हर एक वर्चुअल मशीन के पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, अपनी रैम, हार्ड डिस्क और प्रोसेसर है। तो ये टोटली आइसोलेटेड है। ठीक है, अब एक वर्चुअल मशीन को लेट्स से मैं वेब सर्वर बना सकता हूं,
दूसरे वाले को मैं डेटाबेस सर्वर बना सकता हूं, तीसरे वाले को मैं एप्लीकेशन सर्वर बना सकता हूं, एंड एक्सेट्रा। ठीक है। अब यही तीनों चीज अगर मैं अपने फिजिकल सर्वर के ऊपर करता तब तो कुछ नहीं होना था। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम किसी सर्वर को किसी काबिल बनाते हैं, जैसे इसको मैंने वेब सर्वर बनाया, इसको डेटाबेस सर्वर बनाया, इन सर्वर्स के ऊपर कुछ डिपेंडेंसीज आ जाती है। वेब सर्वर की अपनी डिपेंडेंसीज होगी, डेटाबेस की अपनी डिपेंडेंसीज होगी। अगर मैं इन दोनों को एक ही सर्वर के ऊपर या एक ही मशीन के ऊपर इंस्टॉल कर दूं, तो दोनों की डिपेंडेंसीज आपस में क्लैश कर जाएंगी, और मे बी रिजल्ट में क्या होगा, एक ऑपरेशन परफॉर्म होना बंद हो सकता है। मे बी मेरा वेब सर्वर क्रैश हो जाए, मे बी मेरा डेटाबेस सर्वर क्रैश हो जाए। तो इसीलिए हम अलग अलग मशीन्स बनाते हैं, रादर देन कि सारे सॉफ्टवेयर्स को या सारे जो हमारे पास कैपेबिलिटीज हैं, सारी रोल्स हैं, उनको एक ही सर्वर पे इंस्टॉल ना करके अलग अलग वर्चुअल मशीन्स पे इंस्टॉल करते हैं, ताकि ये सारे के सारे आइसोलेटेड रहें। जब आप इनको बना लेंगे तब आप एक दूसरे के साथ इनको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं नेटवर्किंग के थ्रू। ठीक है, वैसे ये आइसोलेटेड है। आप इस वर्चुअल मशीन में कोई भी चेंज करो, सेकंड वर्चुअल मशीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट वर्चुअलाइजेशन का। अगर हमारे पास वर्चुअलाइजेशन है तो एक ही सिस्टम पे हम लोग मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं और यूजर्स को इन वर्चुअल मशीन्स का एक्सेस दे सकते हैं। हमारा सारा डेटाबेस इस वर्चुअल मशीन में आ जाएगा, हमारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आ जाएगी, और हमारा जो वेब सर्वर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर किसी को भी बाहर से मेरी वेब वेब सर्वर को एक्सेस करना है तो जस्ट इस मशीन को हिट करना होगा, और यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो यूजर को प्रेजेंट हो जाएगा। राइट, दिस इज नोन एज वर्चुअलाइजेशन। राइट, आई होप ये सिंपल सी टर्म आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात यहां पे आती है, ये जो हाइपर वी है इसको इंस्टॉल कैसे करें, या वीएम वेयर है इसको इंस्टॉल कैसे करें। तो बहुत ही सिंपल है। मैंने एक मशीन लेके रखी है यहाँ पे, जहां पे मैंने प्रोसेस पूरा किया हुआ है, क्योंकि जो इंस्टॉलेशन है वो मल्टीपल रीस्टार्ट लेती है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे रीस्टार्ट नहीं करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। लेकिन जो प्री रेक्विजिट है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। हाइपर वी को इंस्टॉल करने के लिए, जैसे ये सॉफ्टवेयर है, अगर मुझे इसे इंस्टॉल करना है तो मेरे पास सबसे पहले 64 बिट का प्रोसेसर होना चाहिए। ये कैसे चेक करते हैं मेरे पास कौन सा प्रोसेसर है, कितनी रैम है, वर्चुअलाइजेशन है या नहीं है, ये सब बताऊंगा आपको मैं। सबसे पहले आपके पास 64 बिट प्रोसेसर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो रैम है, मतलब हमें सारे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं, जो रैम है वो 6 to 8 GB होनी चाहिए। अगर 6 GB है तो बहुत अच्छी बात है, 4 GB है तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्लो प्रैक्टिकल परफॉर्म होगा, और कोई बात नहीं है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं यहाँ पे आपके पास 8 GB रैम। ठीक है, 6 होगी तो भी चलेगा, 4 होगा तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा स्लो चलेगा उससे प्रैक्टिकल। ठीक है, देन आपके पास यहां पे होना चाहिए जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रो वर्जन होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो विंडोज है वो या तो होनी चाहिए विंडोज 8 या विंडोज 10, और इनका प्रो वर्जन। होम एडिशन पे हाइपर वी इंस्टॉल नहीं होता। हो सकता है मेरे पास उसका एक क्या बोलते हैं, एक स्क्रिप्ट पड़ी है जिससे होम एडिशन पे भी हो जाएगा। तो अगर आपके पास होम एडिशन है तो आप मुझे बताना, मैं वो स्क्रिप्ट आपको दे दूंगा, उससे हाइपर वी इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर प्रो वर्जन है तब तो बहुत ही आसान है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट डोंट वरी, अगर आपके पास विंडोज 8 या 10 होम एडिशन है तब भी मैं हाइपर वी उस पर इंस्टॉल करवा दूंगा। ठीक है, और लास्ट थिंग, आपकी जो वर्चुअलाइजेशन है, जो आपकी वर्चुअलाइजेशन है वो एनेबल्ड होनी चाहिए। अब ये कैसे एनेबल करते हैं, ये बायोस में जाके एनेबल करते हैं। ठीक है, बताता हूं मैं इसके बारे में भी। सबसे पहले तो आप हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारा जो प्रोसेसर है वो कौन सा है, रैम कितनी है हमारे पास, विंडोज का एडिशन कौन सा है। ये सारी चीजें हम लोग पहले पता लगाते हैं, और वर्चुअलाइजेशन एनेबल है कि नहीं है। राइट, सबसे पहले आप लोग क्या करो कि आपके पास यहाँ पे ये जो स्टार्ट बटन है इस पे राइट क्लिक करो, और यहाँ पे आपके पास सिस्टम का ऑप्शन होगा, आप इस पे क्लिक करो। यहाँ पे आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोसेसर है
वो i3 6th जनरेशन है। तो डेफिनेटली ये एक 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ और 64 बिट प्रोसेसर के साथ आता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको रैम नजर आ रही है वो यहाँ पर 4 GB नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो i3 6th जनरेशन है। कूल। उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे विंडोज 10 प्रो एडिशन है मेरे पास। विंडोज 10 प्रो एडिशन है, तो मतलब इसके अंदर हाइपर वी आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये जो मेरी 3 कंडीशंस थी वो फुलफिल हो चुकी हैं। हालांकि 8 GB रैम नहीं है, मैंने 4 GB यहाँ पे इंप्लीमेंट की है, लेकिन मेरे पास 8 GB रैम वाला सिस्टम भी है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। लास्ट थिंग आती है हमारे पास वर्चुअलाइजेशन की, क्या हमारी वर्चुअलाइजेशन एनेबल्ड है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये जो आपका टास्क बार होता है ना, इस पे राइट क्लिक करेंगे और सीधा यहाँ पर कहाँ चलेंगे, टास्क मैनेजर के ऊपर। टास्क मैनेजर पे क्लिक किया, यहाँ पे मोर डिटेल्स पे क्लिक किया। अब यहाँ पर आप परफॉर्मेंस टैब पे क्लिक करो। ठीक है, परफॉर्मेंस टैब में ये जो सीपीयू का ऑप्शन है, यहाँ पे नीचे देखो क्या लिखा आ रहा है, वर्चुअलाइजेशन एनेबल्ड। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन एनेबल्ड। तो ये वर्चुअलाइजेशन एनेबल होनी बहुत जरूरी है आपका ये जो हाइपर वी का प्रोसेस है इसको स्टार्ट करने से पहले। जब आपकी ये प्री रेक्विजिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, राइट। तो ये जो वर्चुअलाइजेशन है इसको एनेबल कैसे करना है? वेल, आपने बायोस का नाम सुना होगा। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं आपके पास ऑप्शंस आते हैं कुछ, जैसे प्रेस F2 टू एंटर इनटू बायोस, या डिलीट की को प्रेस करो बायोस में जाने के लिए। ठीक है, तो आपको बायोस के अंदर जाना है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जिससे मैं आपको विजुअली तो नहीं बट इमेजेस के थ्रू आपको जरूर मैं हेल्प कर सकता हूँ कि मतलब बायोस के अंदर कैसे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं गूगल पे चला गया, हम लोग गूगल पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे एनेबल वर्चुअलाइजेशन इन बायोस। ठीक है, आपको आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे काफी सारे, बट मैं इमेजेस से हेल्प करना चाहता हूँ कि जब आप अपने बायोस के अंदर जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बट आपको सारे ऑप्शंस को नहीं देखना। आपको क्या करना है, इसका एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, यहां पर ऊपर एक एडवांस्ड नाम का ऑप्शन होता है। मे बी आपके पास ऐसी स्क्रीन आए या ऐसी स्क्रीन आए या थोड़ी ग्राफिकल स्क्रीन आ जाए आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब में आपने एडवांस्ड ऑप्शन पे जाना है। यहां पर कुछ ऐसी टर्म लिखी होगी, इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। आपने इसको एनेबल करना है। कुछ सिस्टम्स में बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल्ड आती है, हमें इसको एनेबल करना है। एक बार हमने इसको एनेबल कर दिया, इसको सेव एंड एग्जिट कर दो। उसके बाद जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे आपकी जो वर्चुअलाइजेशन है वो एनेबल हो चुकी होगी। राइट, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, देखने में थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा बट एक्चुअल में बहुत ही सिंपल है, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्क्रीन आपके पास आ सकती है या फिर आपके पास ऐसी स्क्रीन आ सकती है जहां पे एडवांस में जाके आपने वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को एनेबल कर दिया। इसको कोशिश करके देखना, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि आपका जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है वो एनेबल हो जाए। डन, ये सारी आपकी है प्री रेक्विजिट। अगर ये कंप्लीट हो गया तो आपका पूरा स्ट्रक्चर रेडी है हाइपर वी इंस्टॉल करने के लिए। बिकॉज जो प्रैक्टिकल्स हैं हम लोग कैसे करने वाले हैं, हम लोग अपने ही सिस्टम के ऊपर वर्चुअल मशीन्स बनाएंगे और इनमें प्रैक्टिकल्स करेंगे। राइट, तो जैसे यहाँ पे वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर वगैरह बनाया, वैसे ही मैं मल्टीपल मशीन्स यहाँ पे बनाऊंगा अपने ही मेन कंप्यूटर के ऊपर, और हम लोग इनमें इंटरेक्शन करेंगे और हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो सिलेबस है उसको समझेंगे। राइट, तो सबसे पहले हमने हाइपर वी इंस्टॉल करना है। हाइपर वी इंस्टॉल करने के लिए मैं अपनी मशीन पे चला जाता हूं। ये मेरे पास मशीन है। ठीक है, यहां पर सपोज कीजिए मुझे हाइपर वी इंस्टॉल करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे। हाइपर वी की अच्छी बात यह है कि ये आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ ही आता है, आपको अलग से इसको डाउनलोड नहीं करना पड़ता। ये बहुत अच्छी बात है हाइपर वी की। तो आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे। मैं यहाँ पे स्टार्ट पे राइट क्लिक करके रन पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे कंट्रोल लिखकर ओके करूंगा।
यहाँ पर आपने ये ऑप्शन अक्सर यूज किया होगा किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए, लेकिन मैं दोबारा इस पे क्लिक करूंगा, मैं किसी चीज को अनइंस्टॉल नहीं करूंगा, मैं इसे इंस्टॉल करूंगा। कैसे? लेफ्ट साइड पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ। क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट सारे फीचर्स हमें नहीं देता, कुछ फीचर्स को हिडन रखता है। क्यों? क्योंकि ये जो हाइपर वी जैसे फीचर्स हैं ये हर किसी के लिए नहीं बने हुए, हर कोई इसको नहीं यूज करता, तो इसीलिए जिन फीचर्स का यूज ही नहीं है उनको ये हाइड करके रखता है। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे फीचर्स आ गए मेरे पास, और यहाँ पर आपके केस में हाइपर वी डिसेबल्ड होगा। आपको बस इसको चेक मार्क करना है और ये ध्यान रखना है कि हाइपर वी को एक्सपैंड करके देखिए कि सारे के सारे जो बॉक्सेस हैं वो चेक हो जाएं। 3 बॉक्सेस हैं, तीनों के तीनों चेक होने चाहिए, और ओके पे क्लिक कर दीजिए। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे आपका जो हाइपर वी है वो इंस्टॉल होगा और आपका जो कंप्यूटर है वो रीस्टार्ट होगा। हमारे केस में हमने टाइम को बचाया और पहले ही इसको इंस्टॉल करके रख लिया। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आपने इनको चेक करना है और ओके कर देना है। आपका हाइपर वी इंस्टॉल होगा एंड देन कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। जब कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाए आप यहां पर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहां पर टाइप करेंगे हाइपर। आ गया हाइपर वी मैनेजर, इस पे मैं क्लिक करूंगा। अब इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग सारी वर्चुअल मशीन्स बनाएंगे। ठीक है, यही हमने करना है। जब हमारे पास वर्चुअल मशीन्स बन जाएंगी तो इन्हीं वर्चुअल मशीन्स के अंदर चेंजेस करके हम अपना सारे सिलेबस को समझेंगे। भले ही वो डोमेन कंट्रोलर्स हो, भले ही वो हमारे पास वीपीएन हो, कुछ भी हो, जो भी हमारे करिकुलम में मेंशन्ड है वो हम इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर समझेंगे। ओके, राइट? इतना क्लियर है गाइस? यस और नो इन द चैट बॉक्स। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हमारा हाइपर वी इंस्टॉल हो गया। अब कुछ लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग हाइपर वी तो इंस्टॉल कर लेंगे, मशीन भी बना लेंगे, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो पेड है, तो क्या हमें इलीगल होना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सारी अच्छी बातें हैं, जिनमें से एक अच्छी बात यह भी है कि माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स फ्री में प्रोवाइड करता है। फ्री में नहीं बोलेंगे, लेकिन ट्रायल बेसिस पे प्रोवाइड करता है। राइट? तो ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब भले वो विंडोज 10 हो या विंडोज सर्वर हो, माइक्रोसॉफ्ट हमें आराम से कुछ चीजें प्रोवाइड करता है जो कि हम ट्रायल वर्जन पे यूज कर सकते हैं। फीचर्स पूरे होंगे, ठीक है ना, फीचर्स फुली पैक्ड होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा कि ट्रायल वर्जन है तो आप यूज नहीं कर पाओगे, आप अच्छे से यूज कर पाएंगे। बट इसको आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में नहीं चला सकते, सेम प्रोसेस को अगर आप अपनी रियल कंपनी में चलाएंगे तो वो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ये वर्चुअल मशीन्स को बनाना कैसे है। हमारे पूरे प्रैक्टिकल के दौरान हमें 2 ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। पहला विंडोज सर्वर, दूसरा एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। प्लीज इसको इस पे ध्यान देना कि जब भी मैं सर्वर की बात करूं तो मैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं, और जब मैं क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो मतलब विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, इनकी बात कर रहा हूं। क्लाइंट मतलब नॉर्मल जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, विंडोज 10, विंडोज 8, ये क्लाइंट होते हैं। विंडोज सर्वर के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन डाउनलोड करना सीखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारे ब्राउजर के ऊपर चलूंगा। ब्राउजर पे जाने के बाद हम लोग सबसे पहले सर्वर को डाउनलोड करेंगे। कैसे करेंगे? हम लोग यहाँ पे google.com पे जाएंगे और यहाँ पे सिंपली हम लोग टाइप करेंगे डाउनलोड विंडोज सर्वर 2019। आप 16 भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 2019 पे क्लिक किया, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे देखो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट इवैल्यूएशन सेंटर है। तो यहाँ पे आपको ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये ट्रायल बेसिस पे, इवैल्यूएशन बेसिस पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इस वेबसाइट पे मुझे विंडोज सर्वर 2022, 2019 सारे के सारे जितने भी हमारे पास सर्वर हैं सब मिलेंगे। देखिए 2022 भी है, 2019 भी है,
इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 2016 भी है, 2012 भी है, जो भी आपकी पसंद का हो आप डाउनलोड करो। अगर तो आपके पास रैम कम है, रैम अगर कम है आपके पास, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 2012 R2 को डाउनलोड करें, क्योंकि थोड़ा लाइट इन वेट है। एक या दो प्रैक्टिकल्स होंगे जो कि परफॉर्म करने में दिक्कत आएगी, बट कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर पाएंगे सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर हो सके तो अगर आपके पास रैम कम है, जैसे 4 GB है या 6 GB रैम है, तो आप इसको डाउनलोड करो। आपको क्या करना है, इसको प्लस पे क्लिक करना है, ये लोड होगा, एंड आपको VHD डाउनलोड करनी है। क्या डाउनलोड करना है, वर्चुअल हार्ड डिस्क। भले ही आप 2012 करें, भले ही 2019 करें। तो ये मैंने 2019 को एक्सपैंड किया, यहां पर देखो मेरे पास VHD का ऑप्शन है, वर्चुअल हार्ड डिस्क। आपको ये डाउनलोड करनी है, क्यों? क्योंकि इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉलेशन वाला जो प्रोसेस होता है ना, वो स्किप हो जाता है हमारा। हमारे पास एक रेडी टू गो, रेडी टू यूज विंडोज सर्वर मिल जाता है। हमने बस इसको चलाना है अपने हाइपर-वी के अंदर, और पूरा सेटअप हमारे लिए पहले से ही हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने इस VHD पे क्लिक किया और कंटिन्यू पे क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम कुछ भी भर दो, यहाँ पे टेम्परेरी जो भी आपके नाम है वो आप यहाँ पे भर सकते हो। अच्छा, ईमेल एड्रेस था यहाँ पे, एंड कंट्री सेलेक्ट करो अपनी, और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करो। जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो मेरा डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गया। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड पड़ा हुआ है ये। ठीक है, चलाना कैसे इसको वो भी बताता हूँ। तो अब यहाँ पे कुछ लोग ये बोलेंगे मुझे सर्वर 2012 करना है, कोई बात नहीं, इसका भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है। आप VHD पे क्लिक करो, कंटिन्यू पे क्लिक करो, ऐसे आपने सारी चीजें, जितनी भी चीजें आपके पास डिटेल्स भरो, कंटिन्यू करो, इसका भी सेटअप एज इट इज डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखो, ये है वो इमेज जो डाउनलोड हुई थी। ये 8.3 GB की है, जो हमारे पास विंडोज सर्वर की है, 8.3 GB की है। ठीक है, मैं इसका एक एक्स्ट्रा कॉपी बना के रख लेता हूं ताकि मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखा सकूं। राइट, इस तरह से आपने विंडोज सर्वर की इमेज को डाउनलोड कर लेना है। सेकेंड थिंग कौन सा रह गया, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब वो कैसे डाउनलोड होगा, वो भी इसी तरह से होगा। बस आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, और यहां पर आपने सिंपली लिखना है डाउनलोड विंडोज 10 ओवा फाइल। आपने एंटर पे क्लिक किया, यहां पे देखो आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, एक है माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर और एक है माइक्रोसॉफ्ट एज डेवलपर। आपने एज डेवलपर वाले ऑप्शन पे जाना है, इस पे मत जाना। ठीक है, आपने एज डेवलपर पे जाना है, आपने इसको क्लिक किया, और यहां पर अपनी मनपसंद क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को आप डाउनलोड कर सकते हो, भले वो विंडोज 7 हो, भले वो विंडोज 8 हो, या वो विंडोज 10 हो। आपकी मर्जी है, जो डाउनलोड करना है आप यहां से कर सकते हैं। मैं विंडोज 10 को प्रेफर करूंगा, मैंने यहाँ पे विंडोज 10 को सिलेक्ट किया। और आपका जो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, जैसे मेरे केस में सॉफ्टवेयर है हाइपर-वी। अगर आप VMware यूज कर रहे हैं तो VMware सिलेक्ट करिए, पैरेलल्स यूज कर रहे हैं पैरेलल्स करिए। ठीक है, उसके बाद वैग्रेंट कर सकते हैं, उसके बाद आप वर्चुअल बॉक्स कर सकते हैं, आपकी मर्जी। जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे, उसके अकॉर्डिंगली आप इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे केस में मैं हाइपर-वी यूज कर रहा हूं, मैंने हाइपर-वी सिलेक्ट किया और डाउनलोड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, जब हम इस मशीन को डाउनलोड करेंगे तो इसका पासवर्ड पहले से सेट है। पासवर्ड क्या है ये देखिए, ये पासवर्ड बहुत जरूरी है, कुछ लोगों को पासवर्ड मिलता नहीं है। इमेज तो डाउनलोड हो जाती है, लेकिन विंडोज के केस में जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके केस में पासवर्ड नहीं मिलता। ठीक है ना, तो हमें पासवर्ड चाहिए, तो ये है पासवर्ड। सो ये है कैपिटल PASSW0RD। ओके, PASSW0RD, ये पासवर्ड है, इसको ध्यान में रखना आप। ओके, चलिए, तो ये था हमारा
नॉर्मल डाउनलोडिंग प्रोसेस। जब डाउनलोड हो जाएगा तो ऐसे आपके पास एक जिप फाइल आएगी यहाँ पे, ये जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना। आई होप आप लोगों को एक्सट्रैक्ट करना आता होगा। राइट क्लिक करके सिंपली आपने एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करना है, तो ये जो जिप फाइल है ये इस नॉर्मल फाइल की तरह एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हमारे पास सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स डाउनलोड हो चुके हैं। अब हम मशीन्स बनाते हैं। मशीन्स के लिए मैं यहाँ पे हाइपर-वी के ऊपर चलूंगा और यहाँ पर ये जो हमारा विन सर्वर है इस पे राइट क्लिक करके न्यू वर्चुअल मशीन। ठीक है, हार्ड डिस्क हमें नहीं बनानी, हार्ड डिस्क हम वर्चुअल मशीन बनाने के दौरान ही बनाएंगे, लेकिन अभी हम क्या बनाएंगे, वर्चुअल मशीन। मतलब मैं एक वर्चुअल सीपीयू तैयार करने वाला हूं। मेरे मेन कंप्यूटर के अंदर ही एक और कंप्यूटर चलेगा सेम टाइम पे, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन। तो मैं वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे वो हम लोग लाइक नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वर्चुअल मशीन का नाम देंगे। जैसे मेरे केस में मैं यहाँ पे एक सर्वर बनाना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पे डेमो सर्वर नाम दे दिया। अगर आप चाहते हैं कि आप इस वर्चुअल मशीन को सी ड्राइव में ना सेव करके कहीं और सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेक करके ये पाथ को चेंज कर सकते हैं। बट मेरे लिए सी ड्राइव कन्वीनियंट है तो मैं ऐसे ही रहने देना चाहता हूं और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जनरेशन 1 और जनरेशन 2 का ऑप्शन है। देखिए गाइस, जनरेशन 1 और जनरेशन 2 में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला ये डिफरेंस है कि जनरेशन 1 बायोस को सपोर्ट करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को, लेकिन जो जनरेशन 2 है वो यूईएफआई को सपोर्ट करता है। यूईएफआई क्या होता है, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। ठीक है, आप कह सकते हैं जो यूईएफआई है वो अपग्रेडेड वर्जन है बायोस का। हम एक स्क्रीन देख रहे थे यहाँ पे, जैसे मैं आपको दिखाऊं, हम लोग एक स्क्रीन देख रहे थे यहाँ पे, ये वाली, ये जो है ना ब्लू कलर की स्क्रीन है, ये बायोस की स्क्रीन है। लेकिन अगर इसी स्क्रीन को हम ग्राफिकली कन्वर्ट कर दें इस तरह से, थोड़ा अच्छा इंटरफेस नजर आता है। ये यूईएफआई है, ऊपर देखिए यूईएफआई बायोस। तो यूईएफआई एक लाइक अपग्रेडेड वर्जन है बायोस का। ठीक है, तो अगर आपका सिस्टम सपोर्ट करता है यूईएफआई तो हमेशा जनरेशन 2 को सिलेक्ट करें, नहीं तो जनरेशन 1 को सिलेक्ट करें। सेकेंड थिंग, जनरेशन 2 में सिर्फ और सिर्फ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ही चलेंगे, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलेंगे। जनरेशन 1 में 32 बिट और 64 बिट दोनों चलते हैं। ठीक है, हमारी जो हार्ड डिस्क होती है ना, वर्चुअल हार्ड डिस्क, जो हम इन वर्चुअल मशीन्स में लगाएंगे, इनकी भी कुछ टाइप्स होती हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इसको सिंपल रखते हैं। जो हमने सेटअप डाउनलोड किया है, VHDs जो हमने डाउनलोड की हैं, वो जनरेशन 1 के साथ सपोर्ट करती हैं। ठीक है, जनरेशन 2 के साथ वो सपोर्ट नहीं करती। हाँ, अगर आपने डीवीडी डाउनलोड की होती, डीवीडी से अगर आप इंस्टॉल कर रहे होते तो डेफिनेटली जनरेशन 2 पे चलता। लेकिन जो हमारे पास प्री इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो जनरेशन 1 पे काम करते हैं। ठीक है, तो जनरेशन 1 पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। आप अपनी वर्चुअल मशीन को कितनी रैम देना चाहते हो। मैं अपनी वर्चुअल मशीन को 2 GB रैम देना चाहता हूं, 2048 MB। 1 GB में 1024 MBs होते हैं। ठीक है, तो अगर उसी को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया जाए तो 2048 MBs। ये जो यूज डायनेमिक ऑप्शन है इसको मैं अनचेक करता हूं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिलहाल मैं किसी भी तरह की नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर नहीं करना चाहता, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप सीपीयू बना रहे हैं तो एक काम करिए, थोड़ी सी हार्ड डिस्क भी उसमें लगा दीजिए। अब मुझे हार्ड डिस्क लगाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी इंटरनेट से उसको डाउनलोड कर चुका हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यूज एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क, मैं इस पे क्लिक करूंगा और ब्राउज पे क्लिक करके जहां पर भी मेरी हार्ड डिस्क पड़ी हुई है मैं वहां पे जाके उसको सिलेक्ट कर लूंगा और ओपन कर दूंगा। दैट्स इट, सिंपल। आपने नेक्स्ट किया और फिनिश किया, आपकी वर्चुअल मशीन रेडी हो चुकी है। ठीक है, था ना क्विक प्रोसेस, कुछ नहीं डिफिकल्ट, सिर्फ आपको नेक्स्ट 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 करना है, समझ के थोड़ा देखकर नेक्स्ट 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 पे आपने क्लिक करना है और आप आराम से वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। इसको चलाना कैसे है, आप यहां पे राइट क्लिक करें, आप कनेक्ट का बटन दबाएं,
कनेक्ट से क्या होगा, एक वर्चुअल मॉनिटर आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए, ये मॉनिटर है जहां पे आपके जो भी सीपीयू के अंदर चल रहा है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। आपको यहाँ पे सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करना है। मैं स्टार्ट का बटन या यहां से दबाऊं या ये ग्रीन वाला बटन, दोनों एक ही है। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया। आप देख सकते हैं आपकी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब देखिए आपके कंप्यूटर के अंदर ही दूसरा कंप्यूटर चल रहा है ना, मजेदार बात। तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। तो आप व्यू पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। आ गया यहाँ पे डेमो सर्वर ऑन विन सर्वर, मतलब डेमो सर्वर आपकी वर्चुअल मशीन है, विन सर्वर आपका कंप्यूटर है, मेन कंप्यूटर है जहां पे वर्चुअल मशीन चल रही है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही इंस्टॉल्ड है, आपको इंस्टॉल नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ इसको थोड़ा सा टाइम देना ताकि ये सेटअप कर ले अपने आप को। एक बार इसने सेटअप कर लिया, आपका सर्वर रेडी है। सिमिलरली अगर आपको दूसरा सर्वर बनाना है तो आपको वही जो आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था ना, ये वाला, इसकी एक और कॉपी बना लेना। क्योंकि एक ही हार्ड डिस्क पे दो सिस्टम्स, दो सीपीयूज नहीं चल सकते। तो आपने क्या करना है, इसको कॉपी करके यहीं पे इसको एक बार पेस्ट कर देना, तो इसकी सेकंड कॉपी बन जाएगी। तो एक कॉपी को आप एक मशीन में यूज करना, दूसरी कॉपी को आप दूसरी वर्चुअल मशीन में यूज करना, ताकि दोनों आइसोलेटेड रहें, ताकि दोनों इंडिपेंडेंट रहें। ठीक है, सेम केस हमारा हो जाएगा विंडोज 10 के साथ। विंडोज 10 के अंदर भी अगर आप वर्चुअल हार्ड डिस्क में जाके देखेंगे, ये हार्ड डिस्क हमारे पास पड़ी हुई है। हमें इसी तरह से एक जनरेशन 1 की मशीन बनानी है यहाँ पे। जैसे क्लाइंट के लिए मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा, वर्चुअल मशीन, नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे जैसे मैंने विंडोज 10 के नाम की मशीन बना दी। नेक्स्ट, जनरेशन 1, रैम सेलेक्ट कर लीजिए जितनी भी आपने रैम देनी है। मेरे केस में मैं 2048 देना चाहूंगा। उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया। देन अभी कोई नेटवर्किंग नहीं, नेक्स्ट। एंड यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क। तो आप अपने क्लाइंट की हार्ड डिस्क यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जाके ये देखिए ऐसे करेंगे, ओपन करेंगे, आपकी हार्ड डिस्क सेलेक्ट हो गई। फिनिश करेंगे, आपकी मशीन बन जाएगी। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब देखिए मैं वापस अपनी वर्चुअल मशीन पे जाना चाहूं तो ये नीचे ऑप्शन है मेरे पास, इस पे क्लिक करूंगा, ये मेरी वर्चुअल मशीन आ गई। यहाँ पे अपना जो भी कंट्री रीजन आपने सेलेक्ट करना आप करिए, नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करो और यहाँ पे अपना मनपसंद पासवर्ड सेट कर लो। सर्वर्स के केस में एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप सर्वर इंस्टॉल करते हो, जो डिफॉल्ट यूजर नेम रहता है वो हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर रहता है सर्वर्स के केस में। ठीक है, तो आपने अपना मनपसंद पासवर्ड यहाँ पे सेट किया और फिनिश कर दिया। दैट्स इट, आपका सर्वर रेडी है। अब कितनी स्क्रीन रखनी है आपने, फुल स्क्रीन रखनी है या थोड़ी कम रखनी है? मैं फुल स्क्रीन रखूंगा और कनेक्ट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। ये मेरी स्क्रीन को एकदम फुल स्क्रीन कर देगा और ऐसा लगेगा कि मैं एक एक फिजिकल कंप्यूटर पे काम कर रहा हूं। है ये वर्चुअल, बट लगेगा ऐसा कि मैं एक फिजिकल कंप्यूटर पे काम कर रहा हूं। देखो पूरी स्क्रीन आ गई, ए टू जेड। राइट, यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाला और ये मेरा सर्वर ऑन हो गया। सिंपल। अगर आपको वापस अपनी मशीन पे आना है, ये मिनिमाइज कर दो यहां से, आप वापस अपनी मशीन पे आ गए। ठीक है, देखो आपने अपने सर्वर को 2 GB रैम दी हुई है यहाँ पे, और ये यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है। जब आप इसको बंद कर देंगे आपकी रैम वापस आ जाएगी। ठीक है, तो आपने ये बना दिया सर्वर, और ये आपका सर्वर फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है इसलिए थोड़ा सा स्लो होगा। एक बार चल पड़ेगा, उसके बाद घोड़े की तरह दौड़ेगा। तो ये है आपका विंडोज सर्वर 2019। आपका सिस्टम स्लो है तो आप 2012 को इंस्टॉल कर सकते हैं। राइट, हमारा वर्चुअल सर्वर रेडी हो चुका है। अब कुछ ट्वीक्स करने हैं इनके अंदर, कुछ चेंजेस करने हैं हमने इनके अंदर। कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे चेक पॉइंट्स के बारे में। चेक पॉइंट्स क्या होते हैं? ये दिख रहा है आपको चेक पॉइंट? ऑटोमेटिकली बन गया। कैसे बना और होता क्या है ये चेक पॉइंट? देखिए, चेक पॉइंट क्या होता है कि आपके जो मशीन की प्रेजेंट स्टेट है, जो प्रेजेंट कंडीशन है, उसको सेव करके रखेगा वो।
जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिस्टम है, जैसे हम यहाँ पे पेंट की एग्जांपल ले लेते हैं, तो लेट मी जस्ट ओपन पेंट। पेंट पे काफी अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन हो जाती है, तो यहीं पे हम लोग जरा सा चलाकर देखते हैं कुछ ना कुछ। देखिए सपोज करिए मेरे पास यहाँ पे एक मशीन है। इस मशीन में सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। तो ये मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर बना दी, ये मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किया। ठीक है। अब ओएस के केस में मुझे पता है कि जब मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, मेरा कंप्यूटर बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम फ्रेश है, कोई वायरस कोई एरर्स कुछ नहीं है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे बना दूंगा एक चेक पॉइंट। एक चेक पॉइंट बना दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है। चेक पॉइंट से क्या होगा, इसकी जो भी कंडीशन है इस टाइम पे वो सेव हो जाएगी। उसके बाद लेट्स से मैंने यहाँ पे ऑफिस इंस्टॉल किया, मैंने यहाँ पे लेट्स से कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली इंस्टॉल कर लिया। ठीक है। मैंने यहाँ पे हाइपर वी इंस्टॉल कर लिया। ठीक है। अब फ्यूचर में कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, मैं अपने कंप्यूटर को वापस रोल बैक कर सकता हूं, कहां पे, अपने चेक पॉइंट पे। तो ऐसा नहीं मैं एक ही बना सकता हूं, मैं मल्टीपल बना सकता हूं। मैं यहां पर भी चेक पॉइंट बना सकता हूं, यहां पर भी बना सकता हूं, इस पॉइंट पे भी बना सकता हूं। सपोज करो मैंने हाइपर वी इंस्टॉल किया, कोई प्रॉब्लम आ गई, हालांकि आती तो नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने हाइपर वी इंस्टॉल किया, कोई प्रॉब्लम आ गई, मेरा कंप्यूटर ठीक तरह से नहीं चल रहा, तो मैं क्या करूंगा, हाइपर वी से जो मेरा लेटेस्ट चेक पॉइंट होगा वहां पे रोल बैक कर लूंगा। मुझे पता है जब तक मैंने टैली को इंस्टॉल किया था, मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरा जो कंप्यूटर है बहुत अच्छा चल रहा था। तो ठीक है, जब मेरा कंप्यूटर अच्छा चल रहा था, मैं वो वहां पे रोल बैक कर जाऊंगा। और रोल बैक करने में 1 से 2 मिनट भी नहीं लगते, उससे भी कम लगता है। ठीक है। तो ये बहुत ही क्विक प्रोसेस है, रादर देन आप हाइपर वी में जाके डायग्नोज करें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में एरर्स वगैरह, वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक एक 2 2 घंटा लग सकता है उसमें। लेकिन चेक पॉइंट में आप विद इन, आई मीन यू कैन से लेस देन 2 मिनट्स में आप जो चेक पॉइंट है वो रोल बैक कर सकते हैं। ठीक है। मैं करके भी दिखाता हूं आपको। राइट। तो चेक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। चेक पॉइंट हमारे पास दो तरह के होते हैं। अगर मैं हाइपर वी पे जाऊं, तो हमारे पास दो तरह के चेक पॉइंट्स होते हैं। एक होते हैं स्टैंडर्ड चेक पॉइंट, और एक होते हैं प्रोडक्शन चेक पॉइंट। अगर मैं इस मशीन की सेटिंग्स में जाता हूं, यहां पे ऑप्शन है मेरे पास चेक पॉइंट का, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक पॉइंट्स एनेबल्ड है, मतलब हम चेक पॉइंट्स बना सकते हैं। दो तरह के चेक पॉइंट्स हैं, प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड। दोनों में फर्क क्या है? प्रोडक्शन क्या करता है, प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके सिस्टम के स्टेट को, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके सिस्टम के स्टेट को सेव करेगा। मतलब जो आपका डेटा है, फॉर एग्जांपल मैंने अपने कंप्यूटर के ऊपर वर्ड फाइल ओपन की है, मैं उस पर काम कर रहा हूं। अगर मैंने चेक पॉइंट सेव किया, तो जो प्रोडक्शन चेक पॉइंट होता है वो वर्ड फाइल को नहीं देखेगा, वो सिर्फ मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को सेव कर देगा उस कंडीशन में, दैट्स इट। लेकिन स्टैंडर्ड में क्या होता है, अगर मैंने अपना डॉक्यूमेंट भी ओपन किया हुआ है, तो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम और मेरे डॉक्यूमेंट को बिल्कुल वैसा हूबहू बहू सेव कर देगा। राइट। ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं उस चेक पॉइंट पे वापस रोल बैक करूं, वही चीज मुझे एज इट इज मिले। ठीक है। हम लोग, हमारे जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वहां पे हम लोग प्रोडक्शन चेक पॉइंट यूज करते हैं, बिकॉज वहां पे हमारा जो सबसे प्रायोरिटी पे चीज होती है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ नहीं होना चाहिए, वो गया तो सब गया। ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि प्रोडक्शन ही, हम लोग स्टैंडर्ड को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है यूज ऑटोमेटिक चेक पॉइंट्स। अगर आप इसको नहीं चाहते, अगर आप चाहते हैं कि मैं मैनुअली स्टेप बाय स्टेप चेक पॉइंट्स लेना चाहता हूं, तो आप इसको डिसेबल करके ओके कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए सैंपल के तौर पे मैं इसको जरा मशीन को बंद कर देता हूं। अब ये DC1 मैंने मशीन बनाई थी, मैंने एक फ्रेश नाम का चेक पॉइंट बना लिया। इसका मतलब ये है कि फ्रेश, तो मैंने इसको नाम दिया, कुछ भी दे सकते हैं। फ्रेश का मतलब है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बिल्कुल ताजा है, बिल्कुल फ्रेश है, मैंने कुछ भी इसके ऊपर इंस्टॉल नहीं किया, कुछ भी चेंजेस नहीं किए इसके ऊपर। तो अगर मुझे ये पॉइंट पे अपनी मशीन को चलाना है, मुझे सिर्फ यहाँ पे राइट क्लिक करना है चेक पॉइंट पे, और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई के बाद
फिर से अप्लाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेरा चेक पॉइंट अभी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चेक पॉइंट अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा है, इसको कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद मेरा ये चेक पॉइंट अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही चेक पॉइंट अप्लाई होगा मैं राइट क्लिक करके मशीन को स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये मैंने जैसे यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, मेरी मशीन स्टार्ट हो गई। अब इसको देखना है मशीन को, तो राइट क्लिक करके कनेक्ट, ये देखिए मशीन का कनेक्शन भी आ गया। अब यहाँ पे मेरा सर्वर लोड हो रहा है, तो मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। इस मशीन को मैंने नाम दिया है DC1, मतलब डोमेन कंट्रोलर 1। आप अपने मनपसंद का नाम दे सकते हैं, इसमें कोई रूल नहीं है कि आपको वही नाम देना है। तो इसको मैं फुल स्क्रीन पे कनेक्ट करूंगा और सीधा अपना पासवर्ड एंटर करूंगा, जो भी मैंने रखा हुआ है अपना पासवर्ड इस मशीन के लिए। पासवर्ड एंटर्ड और here we go, हमारा जो सर्वर है हमारे सामने आ गया। ठीक है, ये एक फ्रेश सर्वर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हुए मैंने, राइट। ओके, अब यहाँ पे सपोज करें कि मैंने यहाँ पे कुछ लेट्स से कुछ चेंज किया है मैंने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैंने नोट पैड बना दिया, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना दिया मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर कुछ डेटा मैंने लिख दिया, XYZ कुछ भी लिख दिया मैंने यहाँ पे और इसको सेव कर दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है लेट्स से, और मुझे सॉर्ट ऑफ इसका बैकअप बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मिनिमाइज करूंगा, ये जो मेरी मशीन है इस पे राइट क्लिक करके एक चेक पॉइंट बना दूंगा। चेक पॉइंट पे क्लिक किया, यहाँ पे फटाक से एक चेक पॉइंट बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएटिंग चेक पॉइंट का ऑप्शन आ रहा है। तो 9% है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे एक चेक पॉइंट बन जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए चेक पॉइंट बन गया। अब मैंने क्या किया ना, इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर देना है। मेरी मर्जी में जो मर्जी यहाँ पे नाम डाल दूं। जैसे मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो मुझे पता लग जाएगा कि इस चेक पॉइंट पे मेरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, सेफ है। मैं कभी भी इनके बीच में टॉगल कर सकता हूँ। कभी मुझे फ्रेश में जाना है तो मैं राइट क्लिक करके अप्लाई कर दूंगा, मुझे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में जाना है मैं राइट क्लिक करके अप्लाई कर दूंगा, सिंपल। लेस देन 2 मिनट्स में मेरा चेक पॉइंट, या लेस देन 1 मिनट में मेरा चेक पॉइंट अप्लाई हो जाएगा, और मैं कभी भी इन इन बिटवीन दीज मशीन में टॉगल कर सकता हूँ। तो ये एक खास बात है चेक पॉइंट की। तो अगर आप अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में या फिर इवन प्रैक्टिस के दौरान भी अगर आप चेक पॉइंट बनाएंगे, तो जो इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन का जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा बच जाएगा, बहुत ही ज्यादा सेव हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है गाइस? यस और नो इन द चैट बॉक्स, सो दैट हम आगे बढ़ सकें। ओके, वेरी वेल। ऑलराइट, ठीक है, सिंपल। और टेंशन मत लो, आज हम ज्यादा नहीं करने वाले हैं, हम थोड़ा सा ही यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, ताकि आप लोगों को भी टाइम मिल जाए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने में, और फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे स्लोली स्लोली चलेंगे आराम से, नो इश्यूज। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पे रेडी हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास वर्चुअल मशीन्स होती हैं इनको आपस में कनेक्ट करना होता है। जैसे सपोज करो ये जो वेब सर्वर है, मुझे उसे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, या कह सकते हैं कि वेब सर्वर को लेट्स से मुझे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे इंटरनेट है, ठीक है, मुझे वेब सर्वर को इसके साथ कनेक्ट करना है। कैसे होगा? अब ऑब्वियसली हमारे पास वर्चुअल मशीन्स हैं, तो वर्चुअल नेटवर्किंग भी होना जरूरी है। क्या जरूरी है? वर्चुअल नेटवर्किंग। वर्चुअल नेटवर्किंग कैसे करेंगे हम लोग, ये देखिए। हमारे हाइपर वी के अंदर ही एक वर्चुअल स्विच मैनेजर है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप के स्विचेस हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और प्राइवेट। तीनों का अपना अपना फंक्शन है। ठीक है, प्राइवेट का अपना मतलब है, इंटरनल का अपना मतलब है, और एक्सटर्नल का अपना मतलब है। तो चलिए देखते हैं क्या मतलब है इनके, और क्या ये स्विच हमारी हेल्प करेंगे हमारी वर्चुअल मशीन्स को आपस में कनेक्ट करने में। ठीक है, स्विच क्या है? स्विच एक तरह से एक डिवाइस है जो कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करता है। जो एक
नॉर्मल स्विच होता है वो OSI मॉडल की लेयर 2 पे काम करता है, ठीक है। तो वहां पर आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में अटैच कर सकते हैं। अगर आपने फिजिकल स्विच नहीं देखा, मैं दिखा देता हूं आपको। हमें सिर्फ यहाँ पे लिखना है, जैसे लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख लिया D-Link स्विच। D-Link एक कंपनी है, ठीक है, ये स्विच है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल पोर्ट्स हैं, लैन पोर्ट्स, जिससे आप इंटरनेट चलाते हैं, राइट। तो अगर एक स्विच के साथ हम ये सारे पोर्ट्स कनेक्ट कर दे कंप्यूटर के, जैसे अगर मैं इस स्विच को एक्सपैंड करता हूं, यहाँ पे 8 पोर्ट्स हैं, मतलब मैं 8 कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। 8 कंप्यूटर्स हैं, सबकी वायर्स मैंने यहाँ पे लगा दी, तो सारे एक दूसरे से कम्युनिकेशन मतलब बातें कर सकते हैं, ठीक है। इसको स्विच बोलते हैं। अब हमारे पास मशीन वर्चुअल है, तो डेफिनेटली जो हमारे पास स्विच होगा वो भी वर्चुअल ही होगा। तो ऐसा ही कुछ स्विच हम बनाएंगे हमारे हाइपर-वी के अंदर, ठीक है। तो ये रहा मेरा हाइपर-वी। यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के स्विच हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और प्राइवेट। चलिए इसका मतलब समझते हैं सबसे पहले। अब ये जो स्विचेस हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे प्राइवेट की। प्राइवेट का क्या मतलब है? प्राइवेट का मतलब है जो बिल्कुल कहते हैं ना कि मतलब आपका ही हो, आपके अलावा कहीं और कम्युनिकेशन ना करे। सो लेट्स टॉक अबाउट प्राइवेट। प्राइवेट स्विच, प्राइवेट मतलब एक प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। जैसे एक वर्चुअल मशीन दूसरी वर्चुअल मशीन से बात कर सकती है और कुछ नहीं, ठीक है। या फिर मैं ये बोलूं कि जो वर्चुअल मशीन है वो बाकी सारी वर्चुअल मशीन से बात कर सकती है, बट ये जो वर्चुअल मशीन है वो मेरी फिजिकल मशीन से बात नहीं कर सकती। देखिए, ये हाइपर-वी है, यहाँ पे 4 वर्चुअल मशीन बनी है आपके सामने, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं वर्चुअल मशीन की कम्युनिकेशन सिर्फ इस हाइपर-वी सॉफ्टवेयर तक ही सीमित रहे, इससे बाहर ना जाए, जैसे ये मेरा फिजिकल सिस्टम है जिसके ऊपर मैंने हाइपर-वी को इंस्टॉल किया हुआ है, जो वर्चुअल मशीन है इससे बात ना कर पाए, सिर्फ यहीं तक रहे, तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट स्विच। प्राइवेट का मतलब हाइपर-वी का अपना खुद का प्राइवेट स्विच, सो दैट जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ अंदर ही रहे, बाहर ना जाए, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइवेट। फिर बारी आती है इंटरनल स्विच की। इंटरनल स्विच, इंटरनल स्विच का मतलब होता है कि आप हाइपर-वी से बाहर जा सकते हैं। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मेरी जो मशीन है, जो वर्चुअल मशीन है, वो बेस मशीन से भी बात कर सकती है। VM टू बेस मशीन, ओके। मतलब ये देखिए, मतलब वर्चुअल मशीन टू वर्चुअल मशीन तो करेगा ही करेगा, साथ में अब मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी होगी कि ये वाली जो वर्चुअल मशीन है वो मेरी फिजिकल मशीन से भी बात कर पाए, लेकिन जो कम्युनिकेशन है वो विद इन अ कंप्यूटर ही रहेगी, मतलब मेरे फिजिकल मशीन तक ही सीमित है, मेरे फिजिकल मशीन से बाहर नहीं जा पाएगी। इसको हम बोलते हैं इंटरनल, ठीक है। प्राइवेट मतलब हाइपर-वी के अंदर अंदर, इंटरनल मतलब मेरे फिजिकल कंप्यूटर के अंदर अंदर, और जो लास्ट है वो है हमारे पास एक्सटर्नल, एक्सटर्नल स्विच। एक्सटर्नल स्विच जो होता है वो होता है VM टू इंटरनेट। अगर हमने अपनी वर्चुअल मशीन पे इंटरनेट चलाना है, मतलब मैं चाहता हूं मेरी वर्चुअल मशीन इंटरनेट तक से बात कर पाए, तब हम लगाएंगे एक्सटर्नल स्विच, ठीक है। तो इसमें वर्चुअल मशीन टू वर्चुअल मशीन तो बात करेगी, वर्चुअल मशीन टू बेस भी बात करेगी, और वर्चुअल मशीन टू इंटरनेट भी बात करेगी, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे सपोज करो मैं कोई मालेशियस एप्लीकेशन टेस्ट कर रहा हूं, जैसे कोई एप्लीकेशन शायद उसमें वायरस हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो टेस्टिंग मैं प्राइवेट स्विच पे करूंगा। मैं नहीं चाहता कि वो जो वायरस है वो नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करके मेरे फिजिकल मशीन में आ जाए, तो टेस्टिंग का काम सारा प्राइवेट स्विच पे करूंगा मैं, ठीक है। अगर मुझे इंटरनली अपनी एप्लीकेशन को चलाना है जिससे वो बेस मशीन पे भी बात कर पाए, तो इंटरनल स्विच। और अगर मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया यूज करे मेरे वेब सर्वर को, मेरे डेटाबेस सर्वर को,
इंटरनेट पे, तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल स्विच। गॉट इट? मेक सेंस? तो ये है हमारे पास तीन तरह के स्विच। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप स्विच सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक कैच है, क्वेश्चन आता है हम लोग कितने स्विचेस बना सकते हैं, कितने वर्चुअल स्विच बना सकते हैं। प्राइवेट के केस में जितने मर्जी बना लो, इंटरनल के केस में भी जितने मर्जी बना लो, एक्सटर्नल आप उतने ही बना सकते हैं जितने आपके पास फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में दो पोर्ट्स होते हैं लैपटॉप्स में जनरली, एक होता है लैन पोर्ट और एक होता है हमारे पास वाईफाई पोर्ट, वायरलेस पोर्ट होता है ना। तो अगर आपके लैपटॉप में दो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं, तो आप दो एक्सटर्नल स्विचेस बना सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप पे आपके पास वाईफाई नहीं है, आप एक एक्सटर्नल स्विच ही बना सकते हैं, लैन वाला। ओके तो इस चीज का ध्यान रखना, एक्सटर्नल स्विच जो होते हैं वो उतने ही बनते हैं जितने हमारे पास फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स होते हैं। तो मेरे पास अगर लैपटॉप है तो मेरे पास दो कार्ड्स हैं, लैन और वाईफाई, दैट मींस मैं दो नेटवर्क स्विचेस, दो एक्सटर्नल स्विचेस बना सकता हूं। क्लियर? आई होप ये कॉन्सेप्ट सिंपल था और आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग अब हाइपर वी पे चलते हैं और स्विच बनाना सीखते हैं। स्विच बनाने के लिए मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि हम लोग हाइपर वी ओपन करके राइट साइड पे वर्चुअल स्विच मैनेजर पे क्लिक करेंगे। सपोज करिए मुझे प्राइवेट स्विच बनाना है, तो मैं प्राइवेट पे क्लिक करूंगा और क्रिएट वर्चुअल स्विच पे क्लिक कर दूंगा। डन। यहाँ पे मनपसंद नाम दे दो, जैसे मैंने यहाँ पे डेमो प्राइवेट नाम दे दिया। ये एक प्राइवेट स्विच है एंड क्लिक ऑन ओके। बन गया प्राइवेट स्विच, सिंपल। अब मशीन्स को आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे? मेरे पास ये DC1 मशीन है और एक DC2 मशीन को भी ऑन कर लेते हैं। ठीक है, एक DC2 मशीन को भी मैंने ऑन कर लिया एंड देयर यू गो। अभी चेक पॉइंट अप्लाई हो रहा है, जैसे ही अप्लाई हो जाएगा सेव्ड आ गया। नाउ स्टार्टेड। इसको भी मैंने कनेक्ट किया। अब दो मशीन्स देखो एक टाइम पे चल रही हैं, कितनी अच्छी बात है। तो एक ही कंप्यूटर के अंदर दो अलग अलग मशीन्स चल रही हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पासवर्ड एंटर किया और ओके कर दिया। ठीक है, अब दो मशीन्स हैं, इन दोनों को आपस में बात कैसे करवानी है? आपको हर मशीन की सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको नेटवर्क अडेप्टर नाम का ऑप्शन नजर आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है और अपना जो भी मनपसंद स्विच है जो आपने बनाया था वो सिलेक्ट करके ओके कर दिया। ठीक है, सिमिलरली आप DC2 में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, यहां पर नेटवर्क अडेप्टर में जाके जो भी आपका स्विच था डेमो प्राइवेट, उस पर आपने क्लिक किया और ओके कर दिया। दोनों हो गए सेट। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले DC1 में जाइए। DC1 में जाके आप जो IP एड्रेस है वो सेट कर दीजिए। जैसे मैंने इसका IP एड्रेस सेट ऑलरेडी किया हुआ है, पर हम फिर भी एक बार दोबारा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका IP एड्रेस इस मशीन का जो है, मैं यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक करूंगा, डिटेल्स पे क्लिक करूंगा, तो मेरा जो IP एड्रेस है 192.168.1.100 है। और जो मेरा DC2 मशीन है, जो मेरा DC2 मशीन है उसका IP एड्रेस पता कर लेते हैं अभी, CMD में जाके 192.168.1.101 है। तो एक का IP एड्रेस 100 है और एक का 101 है। तो मैं किसी भी एक मशीन पे चला जाऊंगा, जैसे मैं DC1 पे चला गया, यहाँ पे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया और मैं पिंग करके देखूंगा दूसरी मशीन को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पिंग 192.168.1.101। 101 किसका IP है? DC2 का। तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, आप देखिए मुझे रिप्लाई आ रहा है। दैट मीन्स दोनों मशीन्स आपस में कनेक्टेड है, अब एक दूसरे से बात कर सकती हैं। मैंने एक प्राइवेट स्विच बनाया यहाँ पे, आप चाहे तो इंटरनल भी बना सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा प्रैक्टिकल के लिए आप लोग इंटरनल स्विच बनाएं, जैसे प्राइवेट बनाया बिल्कुल वैसे। कोई दिक्कत आती तो मुझे बताना, मैं सॉल्व करूंगा उसको। तो आप सिमिलरली इंटरनल स्विच बनाएं, उसको एक एक मशीन के साथ कनेक्ट करें, ओके, एंड देन पिंग टेस्ट करें।
तो आपका ये जो पिंग है इसका रिप्लाई जरूर आएगा। राइट, ये था हमारा बेसिक स्टार्टिंग के लिए अभी तक, जहां पे हमने सारी हमारी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को समझा, हमने हाइपर-वी इंस्टॉल करना सीखा, वर्चुअल मशीन्स को बनाना सीखा, चेक पॉइंट्स के बारे में पढ़ा, और हमारे मशीन्स आपस में इंटरकनेक्ट कैसे हो सकती हैं इसके बारे में हमने सीखा। ठीक है, तो इस चीज को आप पहले कंप्लीट कर लो, देन हम अपना जो एक्चुअल सिलेबस है उसकी तरफ जाएंगे। राइट, तो इतना पोर्शन बहुत जरूरी है, इसे कंप्लीट करें एंड फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे।